हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं। चालू किए थे इकाई 3 अध्याय 5 गति के नियम। गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। गति के 3 नियम होते हैं। गति के प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। किसका गुण है? वस्तु के अंदर का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या गत्यावस्था या अपनी दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। फिर से देखो, जड़त्व किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में या दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। यह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था या दिशा में परिवर्तन कब करेगा? जब हम उस पर बाह्य बल लगाएंगे तभी वह परिवर्तन कर पाएगा। तो जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है और यह जड़त्व का आंतरिक गुण, वस्तु का आंतरिक गुण द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। जैसे चट्टान है, चट्टान को हमें यदि उसके अवस्था में परिवर्तन करना है तो अधिक बल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है, क्योंकि उसमें जड़त्व भी अधिक होगा। तो अवस्था परिवर्तन के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व भी कम है। अब उसके अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें अधिक बल लगाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। कम बल से काम चल जाएगा। तो अब देखते हैं जड़त्व के प्रकार। क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे। तो प्रकार कितने होते हैं? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व का क्या परिभाषा देंगे? इसी से आपका परिभाषा बन जाएगा। वस्तु के विराम अवस्था में परिवर्तन अपने आप नहीं हो पाएगा। वह अपने विराम अवस्था में स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होगा। ठीक है। गति अवस्था में क्या बताएंगे यहाँ पर? वस्तु अपनी गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होगा। और दिशा के जड़त्व में क्या बताएंगे? वस्तु अपनी दिशा में स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होगा। तो ये उसके प्रकार हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार इसके 3 प्रकार होते हैं और इसके जो हम उदाहरण बहुत डिटेल में पढ़े हैं, कारण बताओ भी पढ़े हैं तीनों का, वो हम लोग देख चुके हैं। और देखते हैं अब द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम का कथन होता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो ये भी हम लोग देख चुके थे। अब इसी में इसका गणितीय रूप हम इसको कैसे बता सकते हैं ये देखे थे। तो देखिए, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप कैसा होगा, उसे सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे? कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। मान लो संवेग को हम p द्वारा दर्शाते हैं, संवेग को p द्वारा दर्शाते हैं और उसमें परिवर्तन तो हम डेल लगा देंगे। डेल क्या बताता है? परिवर्तन को बताता है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब उसको समय परिवर्तन के साथ भाग देते हैं। तो ये क्या हो गया? संवेग परिवर्तन की दर। यह उस पर आरोपित बल F, उस पर आरोपित बल F के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो संकेत है वो अनुक्रमानुपाती का है। तो बल अनुक्रमानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर का।
तो ये हो गया इसका गणितीय रूप। द्वितीय नियम का कथन क्या हो गया? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं यह द्वितीय नियम किसको बता रहा है? बल को बता रहा है, और बल और संवेग परिवर्तन की दर के बीच संबंध बता रहा है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब संवेग परिवर्तन की दर जैसे जैसे बदलेगा वैसे उसी आधार पर बल बदलेगा, या जिस आधार पर हम बल को लगाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो संवेग परिवर्तन की दर भी कम होगा। बल बढ़ेगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार यह द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम किसको बताता है? बल और संवेग परिवर्तन की दर के बीच का संबंध बताता है। और ये भी कह सकते हैं इसी से हम बल की परिभाषा भी निकाल सकते हैं, या बल का सूत्र निकाल सकते हैं। देखो कैसे बल का सूत्र हम निकालेंगे। इसमें हमें दिख रहा है P यानी संवेग। तो संवेग को हम कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे जानते हैं? अभी तक हमने संवेग के बारे में क्या सीखा है, क्या जानते हैं? तो संवेग बराबर होता है, बोलो, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को P द्वारा दर्शाते हैं, द्रव्यमान को यदि हम m के द्वारा दर्शाएं और वेग को यदि v के द्वारा दर्शाएं, तो ये क्या बन गया? संवेग का परिभाषा, ये सूत्र भी बन गया, और परिभाषित भी कर सकते हैं। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। संवेग का यदि शाब्दिक अर्थ कभी ना भूले, उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए? सहवेग, सहति। सह से क्या है? सहति। सहति का मतलब होता है द्रव्यमान। सहति गुना वेग, तो ये हो गया संवेग। इससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे, सहति गुना वेग यानी कि संवेग। तो संवेग P बराबर mv हो गया। अब संवेग में परिवर्तन को हम कैसे दर्शाएंगे? डेल P बराबर डेल, इधर भी डेल लगा दिए, m गुणित v, इधर भी हो गया। अब देखो द्रव्यमान वस्तु का तो वही रहेगा। द्रव्यमान वस्तु में बल लगाने से वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा? वेग में होगा। तो ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन का सिंबल है डेल, ये केवल वेग के लिए होगा। इसलिए m को हम बाहर निकालेंगे और डेल v लिखेंगे। और डेल p बराबर क्या हम जान गए? m गुना डेल v। या फिर संवेग परिवर्तन की दर को क्या बताएंगे? दोनों साइड यदि डेल t कर दे, भाग दे दें, तो m डेल v अपान डेल t, ये हो गया। तो इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या लिख सकते हैं? m गुणित डेल v अपान डेल t लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस मान को यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा f समानुपाती, इसका मान रख दो m डेल v अपान डेल t। ठीक है, तो ये हमने संवेग परिवर्तन को यहाँ पर मान निकाले और यहाँ पर रख दिए। अब ये जो समानुपाती है, उस समानुपात को यदि हम बराबर में बदलना चाहते हैं तो इसके साथ एक नियतांक समानुपाती नियतांक के डालना पड़ता है। ये हर समानुपात के लिए नियम होता है। यदि समानुपात को हटाना है तो उसकी जगह बराबर लिख सकते हैं और एक नियतांक डालते हैं। तो k क्या है? समानुपातीय नियतांक है। तो f इसके जगह बराबर k यानी एक नियतांक और m डेल v अपान डेल t। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये डेल v अपान डेल t है क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो डेल v यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि डेल v अपान डेल t बराबर क्या होता है? त्वरण, और इसे हम a या अल्फा द्वारा दर्शाते हैं। a त्वरण क्या हो गया? a। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो k m a
ए क्या चीज़ को बता रहा है? त्वरण को। इसके जगह हम त्वरण लिख दिए ए। तो F बराबर क्या हो गया? KMA। और अब यदि इस नियतांक का मान 1 हो, यदि K बराबर 1 हो, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K के जगह क्या रख दिए? 1 और MA। तो F बराबर क्या हो गया? MA। तो यही बन गया बल की परिभाषा। क्या बन गया? बल की परिभाषा। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या हो गया? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है। अब यदि वेक्टर लगाएंगे, सदिश लगाएंगे, सदिश तो यहाँ पर हम एरो लगा सकते हैं। बल सदिश होता है और त्वरण भी सदिश होता है, सदिश राशि है दोनों। ठीक है। और m जो है वो अदिश राशि है, तो हम इसे सदिश के रूप में भी बता सकते हैं। तो ये जो द्वितीय नियम से आया, ये कहाँ से निकला? बल की परिभाषा गति के द्वितीय नियम से। गति का द्वितीय नियम यहाँ पर देखें क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही क्या है? गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। अब इसको हम इसमें मान रखते रखते कहाँ पहुँच गए? बल की परिभाषा में पहुँच गए। ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ समानुपाती है। अब ये क्या कहलाएगा? संवेग परिवर्तन की दर। इसका मान हम यहाँ से देखते हैं। संवेग बराबर होता है संहति गुना वेग, यानी द्रव्यमान गुना वेग। यदि संवेग में परिवर्तन डालें तो इधर भी परिवर्तन का सिंबल डालेंगे, संकेत डालेंगे। और यह परिवर्तन द्रव्यमान में नहीं कर सकता है, केवल किस में करेगा? वेग में करेगा। तो वेग में परिवर्तन बस लगाएंगे यहाँ पर। अब की दर करेंगे तो डेल टी से दोनों साइड भाग दे देंगे, तो ये डेल टी हो गया। और ये क्या कहलाता है? यही चीज़ हमारा क्या चीज़ है? त्वरण है। तो हम इसकी जगह डेल पी अपॉन डेल टी की जगह डायरेक्ट चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे? इसके जगह इस रूप में मान रख रहे हैं। ये इसके जगह मान हो गया, समानुपात को हटा दिए, बराबर और एक नियतांक डालेंगे, नियतांक के। ठीक है। के क्या कहलाता है? समानुपातिक नियतांक। और ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है? ये v यानी क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण a लिख दिए इसके जगह। अब यदि नियतांक का मान 1 है तो इसके जगह 1 लिखो, तो ये 1 से गुना करेंगे, वही रहेगा F इक्वल टू MA, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये बल को परिभाषित करता है। द्वितीय नियम क्या करता है? संवेग परिवर्तन की दर और बल के बीच संबंध बताता है और बल को परिभाषित भी करता है। ठीक है। ओके। अब इसके आगे क्या पढ़े थे? द्वितीय नियम के बाद तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम का क्या कथन देखे थे? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत, क्रिया के बराबर और विपरीत, ये एक साथ है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया क्या है? क्रिया एक बल है। हम क्रिया बल लगाएंगे तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उतना ही उत्पन्न होगा। तो ये गति का तृतीय नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये हम देख चुके हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं, कारण बताओ भी देखे हैं। जैसे कि हम जमीन पर चल पाते हैं तो उसमें यही तृतीय नियम लगता है, चलना, है ना। पंजे से जो हम जमीन के नीचे तिरछा बल लगाते हैं वो क्रिया बल कहलाता है। हम लोग देख चुके हैं इसको, है ना। तो इसको मैं रिमाइंड नहीं कर रही हूँ, बहुत सारा उदाहरण देखे थे। गन से गोली का दागना, नाव से उतरना, है ना, बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखे थे। तो ये हो गया तृतीय नियम। अब इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और क्या देखे थे? संवेग से संबंधित 2 तथ्य हम लोग पढ़े थे, तो उसको देख लेते हैं। वो रश्मि को थोड़ा सा समझ नहीं आया था, है ना, तो फिर से उसको मैं बता रही हूँ आप लोग को। संवेग संबंधी तथ्य क्या देखे थे? संवेग संबंधी पहला तथ्य क्या देखे थे?
यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही है, क्या चीज़ समान है? वेग समान है, दो वस्तु का वेग समान है, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। यहाँ पर बता रहा है भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा और हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। ठीक है, भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। इसका कहने का क्या मतलब है? जो भारी वस्तु है उसका ही संवेग अधिक होगा और हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। जब क्या समान होगा? दोनों वस्तुओं का वेग समान होगा। तो इसे हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे ऐसा होता है, भारी वस्तु का संवेग अधिक और हल्की वस्तु का संवेग कम कैसे होता है जब वेग दोनों का समान होता है। तो यदि आप देखते हैं भारी वस्तु का संवेग को हम कैपिटल M द्वारा दर्शाएं, भारी वस्तु का द्रव्यमान क्या रहे? कैपिटल M, और हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m ले लें। हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m ले। अब दोनों वस्तु का संवेग को भी परिभाषित कर देते हैं। कैसे करेंगे? मान लो भारी वस्तु का संवेग संवेग को P द्वारा दर्शाते हैं और पहला वस्तु है इसलिए P1 दे देते हैं। तो संवेग का क्या सूत्र होता है? संहति गुना वेग, यानी क्या हो जाएगा? मान लो दोनों वस्तु का वेग समान है बोला है, इसलिए हम एक ही वेग ले रहे हैं v। भारी वस्तु का द्रव्यमान m और उसका वेग v। इसी प्रकार हल्की वस्तु का ये दूसरा वस्तु है इसलिए संवेग तो P, लेकिन दूसरा वस्तु है इसलिए P2, और संवेग का सूत्र होता है संहति गुना वेग। संहति यानी द्रव्यमान तो स्मॉल द्रव्यमान, और वेग दोनों में समान है इसलिए ये समान वेग v लिया गया है। दोनों में समान वेग v है लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग है, तो दोनों का संवेग को हमने P1 और P2 से बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब क्या करें? दोनों को समीकरण दे दें, समीकरण 1 कर दें और ये समीकरण 2 कर दें, और समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 में 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर कर दें, तो क्या हो जाएगा? P1 बटा P2 बराबर M कैपिटल M और V बटा स्मॉल m और v। ये हो गया। अब ये वेग दोनों का समान है, m कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? ये भारी वस्तु का द्रव्यमान है तो ज़्यादा होगा, ये हल्की वस्तु का द्रव्यमान है तो कम होगा। ठीक है, अब ये संबंध क्या बता रहा है आपको? यहाँ पर क्या बन गया? P1 बटा P2 बराबर कैपिटल M बटा स्मॉल m। P क्या कहलाता है? संवेग। P क्या कहलाता है? संवेग। और M क्या है? द्रव्यमान। तो भारी वस्तु का संवेग और भारी वस्तु का द्रव्यमान, हल्की वस्तु का संवेग और हल्की वस्तु का द्रव्यमान के बीच में यहाँ पर अनुपात है। तो इसमें हम देख रहे हैं P1 ऊपर है तो कैपिटल M भी ऊपर में है ना, और P2 नीचे में है तो स्मॉल m नीचे में है। इसका मतलब ये है यदि P1 ग्रेटर देन होगा, P1 यदि अधिक होगा P2 से तो M भी अधिक होगा स्मॉल m से, कैपिटल M अधिक होगा स्मॉल m से। P1 अधिक होगा P2 से तो कैपिटल M अधिक होगा स्मॉल m से। तो यही तो बताना था, ये भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। अब यहाँ पर उसको कैसे लिखते हैं? यदि P1 बड़ा है P2 से, बड़ा है में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसका मुंह सामने खुला रहता है उस साइड को हम बड़ा है पढ़ते हैं। P1 बड़ा है, इसका मुंह के साइड है और ये उसका पूंछ कह सकते हो, याद करने के लिए है ये। P1 बड़ा है P2 से तो इससे क्या हो जाएगा? कैपिटल M भी बड़ा हो जाएगा स्मॉल m से। इसका मतलब संवेग यदि अधिक है तो उस वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक होगा, ये सिद्ध हो गया। रश्मि यहाँ पर ध्यान से देखोगे,
आपको क्या नहीं समझ आ रहा था यहाँ पर? यदि ये ऐसा है तो हम इससे कैसे बताते हैं, यही आपको क्लियर नहीं हो रहा था। तो यदि P1 अधिक है तो इसके साथ ऊपर में क्या है, एक कैपिटल M है, तो कैपिटल M भी अधिक होगा। यदि P1 कम है तो कैपिटल M भी कम होगा। ठीक है, हम यहाँ पर वही चीज़ को ऐसा लिखते हैं, P1 अधिक है P2 से तो M1 अधिक होगा M2 से। हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसे उल्टा बोल सकते हैं, यदि इस साइड बताएं तो यदि P1 कम है, छोटा है, कम है किससे, कैपिटल M से, ऊपर में जो है उसी को लेंगे। ठीक है, सॉरी, P1 कम है P2 से, बेटा सॉरी, किसको लेंगे, मतलब P1 P2 से कम है तो कैपिटल M भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्मॉल m से। ठीक है, तो यदि पहले का संवेग कम है दूसरे के संवेग से तो पहले का द्रव्यमान कम हो जाएगा दूसरे के द्रव्यमान से। ये संबंध, इसका ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है, हमको पता है कि कैपिटल M बड़ा है, बड़े के लिए लिए हैं, भारी वस्तु का द्रव्यमान लिए हैं, और स्मॉल m को हम क्या लिए हैं, हल्की वस्तु का द्रव्यमान लिए हैं। तो भारी वस्तु के द्रव्यमान को कैपिटल M, हल्की वस्तु के द्रव्यमान को स्मॉल m, इसलिए हमको पता है ये अधिक है और ये कम है। तो संवेग जिसका अधिक होगा, जो भारी वस्तु है उसका संवेग अधिक होगा, जो ऊपर में है वही ऊपर यदि अधिक है तो इधर ऊपर भी अधिक होगा, नीचे अधिक है तो नीचे अधिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ऊपर अधिक है बता रहे हैं और नीचे कम है बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला तथ्य था। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो दो वस्तु, एक ट्रक और एक साइकिल चल रही है, दोनों आपस में बतियाते चल रहे हैं, मान लो आपस में बतियाते चल रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं, दोनों का संवेग बराबर है। साइकिल वाले से बात कर रहा है ट्रक वाला, ठीक है, ये साइकिल वाला है, ये ट्रक वाला है, दोनों आपस में समान वेग से चल रहे हैं और बतियाते चल रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा संवेग, दोनों का संवेग क्या होगा। जो ट्रक है वो भारी है, उसका संवेग अधिक होगा, और जो साइकिल है वो हल्की है तो उसका संवेग कम होगा। कब होता है ऐसा, जब दोनों समान वेग से चले तभी होता है। यदि ट्रक तेज़ी से चल रहा है, साइकिल धीरे चल रहा है तो ये नहीं लागू होगा। ठीक है, दोनों का वेग समान हो तभी ये लागू होता है, समान वेग पर ही लागू होता है। जो भारी वस्तु है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। भारी वस्तु का संवेग अधिक और हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। ठीक है, तो ये पहला तथ्य था। ठीक है, अब दूसरा तथ्य इसमें क्या था, दूसरा तथ्य को जानने के लिए पहले आप एक छोटा सा चीज़ को समझ लो। चलो तथ्य के अंदर ही समझाऊंगी। दूसरा तथ्य था, यदि संवेग समान है, दो वस्तुओं के संवेग समान है। यहाँ पर देखो दूसरा तत्व, यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है। अब हम संवेग समान है बता रहे हैं, वहाँ पर वेग समान है देखे थे। तो हल्की वस्तु का वेग देखते जाओ ध्यान से, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। किसका वेग अधिक है, हल्की वस्तु का। उल्टा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो उल्टा हो रहा है। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। जो हल्की वस्तु है, मान लो साइकिल है, तो उसका वेग अधिक होगा, ये बता रहा है। कब की बात है ये, जब संवेग समान है। हमने देखा था पीछे पहला वाले में कि वेग समान रहता है तो हमको सीधा सीधा लगता है ट्रक भारी वस्तु है उसका संवेग अधिक होगा और साइकिल हल्की वस्तु है उसका संवेग कम होगा। लेकिन यहाँ हमको उल्टा लग रहा है। यदि संवेग समान है, दोनों वस्तु का यदि संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, यानी हल्की वस्तु ज़्यादा वेग से चलेगा और भारी वस्तु का वेग कम होगा। ठीक है, भारी वस्तु यानी ट्रक कम वेग से चलेगा, धीरे वेग से चलेगा। तो ये हमको ऐसा उल्टा लगता है, लेकिन इसको सिद्ध करोगे तब आप क्लियर होता है, हाँ ये सही है। ठीक है, ये कब की बात होती है, संवेग समान है। तो इसमें भी हम वही मान लेते हैं, भारी वस्तु का द्रव्यमान,
भारी वस्तु के द्रव्यमान को कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं और हल्की वस्तु के द्रव्यमान को स्मॉल एम द्वारा दर्शाते हैं। इस लेसन को मैंने एक बार और पढ़ाया हुआ है बेटा, तो बहुत डिटेल में मैं लिख नहीं रही हूँ, है ना, जिसमें रश्मि, हर्ष, प्रभा इन लोग इसको अटेंड किए थे। तो देखो, भारी वस्तु का द्रव्यमान m, हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m होगा और दोनों का वेग यहाँ पर अलग अलग लेना पड़ेगा। संवेग समान है बोला है, संवेग दोनों का समान है, तो वेग अलग अलग लेना है। भारी वस्तु का वेग को हमें क्या लेना है, कैपिटल V, ये भारी वस्तु का वेग है, और स्मॉल वस्तु का वेग को हमें स्मॉल V लेना है, और दोनों का संवेग समान है, तो इसको हम ले लेते हैं केवल P। दोनों का संवेग क्या है, समान है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा और दोनों का वेग अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि जिसका जो भारी है उसका वेग कम है और जो हल्की है उसका वेग अधिक है, ये हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, यानी ये वाले V को कम है बताएंगे, ये वाले V को अधिक है बताएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, चूँकि यहीं से चालू करते हैं, जो हमको तथ्य में दिया हुआ है, जो दिया है संवेग समान है। संवेग समान है तो दोनों तरफ के संवेग को बराबर लिखेंगे, संवेग समान है, अतः क्या लिख सकते हैं, भारी वस्तु का संवेग बराबर हल्की वस्तु का संवेग। ठीक है, अब संवेग है, दोनों तरफ P ही लिख सकते हैं या उसका सूत्र लिख दो। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग। भारी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कैपिटल M, और भारी वस्तु का वेग क्या लिए हैं, कैपिटल V। हल्की वस्तु का द्रव्यमान क्या लिए हैं, स्मॉल m। हल्की वस्तु का वेग लिए हैं V। अब क्या करें, ये जो छोटा स्मॉल m है उसका इधर पक्षांतर कर दें। इसका इससे संबंध क्या है, गुना का, इस m को इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। ये तो आप लोग को क्लियर है ना, 10वीं में पढ़ के आए हो। ये स्मॉल m है, इधर आ जाएगा, और ये स्मॉल v को यहीं रहने देंगे। कैपिटल V को इधर पक्षांतर करेंगे, कैपिटल V का इसके साथ गुना का संबंध है, इधर आएगा तो नीचे भाग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये संबंध यहाँ बन रहा है। इस संबंध को देख के क्या समझ आता है रश्मि, कैपिटल M यानी भारी वस्तु का द्रव्यमान ऊपर है और हल्की वस्तु का वेग ऊपर है, उल्टा है ना, इसका वेग इधर है और इसका वेग इधर है, उल्टा है, इसीलिए ये इसमें हमको यहाँ पर उल्टा लगता है। ठीक है, तो इस संबंध से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यदि कैपिटल M अधिक है तो स्मॉल v अधिक होगा, ऊपर का अधिक है तो ऊपर का ही अधिक होगा। ठीक है, और नीचे का कम है तो नीचे का कम होगा। तो इसी से हम क्या संबंध निकालेंगे, यही हमको पता चल रहा है। चूँकि कौन बड़ा होता है द्रव्यमान में, कैपिटल M बड़ा होता है स्मॉल m से, अतः कैपिटल M के साथ ऊपर में कौन है, स्मॉल v बड़ा होगा कैपिटल V से। ये उल्टा हो गया, भारी वस्तु का वेग अधिक हो गया। अधिक क्यों हो रहा है, यहाँ किसका संकेत दिख रहा है, अधिक का संकेत दिख रहा है। ये अधिक है तो V भी अधिक है, स्मॉल m कम है तो कैपिटल V कम है। तो अतः हम क्या निष्कर्ष में पहुँचते हैं, यही, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक है। ठीक है, क्या पहुँचे, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक है। तो ये होता है सिद्ध। यहाँ पर फिर से देख लो रश्मि, यहाँ पर देखो, ये संबंध में हम देखते हैं ये दोनों में अनुपात बराबर है, ये दोनों का अनुपात बराबर है। तो यदि m अधिक होगा तो इधर का भी अधिक होगा। अनुपात में क्या होता है, ऊपर का अधिक है तो इधर के ऊपर का मान अधिक होगा।
नीचे का कम है तो नीचे का कम होगा। तो कैपिटल M अधिक है, हमको पता है भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, तो यहाँ पर स्मॉल भी अधिक होगा। ठीक है, तो स्मॉल भी अधिक है मतलब हल्की वस्तु का वेग अधिक है। ये कब होता है? जब दोनों के संवेग समान होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था बेटा उस दिन। ठीक है। Hi friends, like and subscribe the video and hit the bell icon to get now freshly viewed content.